एपिसोड 1 के शुरुआत में हम 2099 का लंदन शहर देखते हैं, जहाँ पे एक पार्क में एक उल्फ नाम का आदमी बेंच पे बैठा हुआ है। तभी एक छोटी लड़की जिसका नाम एलिटा है वो उसके बगल में आके बैठ जाती है। वुल्फ उस लड़की से कहता है कि तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। इस बात पे एलिटा कहती है कि मैंने तुम्हें मुसीबत में नहीं डाला है, तुमने ही मुझे मुसीबत में डाला। क्या तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और मुझे अब इस दुनिया को बचाना है। वुल्फ कहता है कि इस दुनिया को बचाना अब मुश्किल है। तो एलिटा कहती है कि मैं इस दुनिया की बात नहीं कर रही और सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें अमेरिका का ब्लू रिज माउंटेन शहर दिखाया जाता है, जहाँ पे हम फ्लिन फिशर से मिलते हैं। यह एक साधारण सी लड़की थी जो अपने माँ और भाई के साथ रहती। इसको वीडियो गेम खेलने का बहुत ही शौक था और ये शौक वो अपने भाई के साथ वीडियो गेम खेल के पूरा करती। इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्हें जीवित रहने के लिए लगातार दवाइयाँ खाते रहना पड़ता। बीमारी के चलते उनके आंखों की रोशनी चली गई थी और उन्हें हमेशा टेमोसिन नाम के दवाई की जरूरत जो बहुत ही महंगी आती। फ्लिन एक गिफ्ट शॉप में काम करके पैसा इकट्ठा करती थी और उसका भाई वीडियो गेम के चैंपियनशिप जीता था और उससे पैसे इकट्ठे करके अपने माँ का इलाज करा। फ्लिन अपनी माँ को दवाइयाँ और कॉफी दे के अपने भाई बर्टन के पास आती है जो कि एक वीडियो गेम खेल रहा था, पर वो एक लेवल पार करने में बहुत ही परेशान होता है। तो वो फ्लिन को कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। फ्लिन उससे वो गेम ले लेती है और उस लेवल को बड़ी आसानी से पार कर जाती है। यहाँ बर्टन कहता है कि एक नया VR गेम आया है जिसको खेलने के बाद हमें इतने पैसे मिलेंगे कि हमें पैसों की कमी नहीं होगी। जिसपे फ्लिन कहती है कि मैं ये गेम का लेवल पार कर चुकी हूँ, अब एक टैबलेट की शीशी के बराबर तो पैसे मिल ही जाएंगे। इतना कह के वो शहर चली जाती है, जहाँ पे वो ATM से जीते हुए पैसे निकाल रही होती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर वहाँ आता है जिसका नाम टॉमी है। दोनों आपस में बात करते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि फ्लिन को टॉमी पे क्रश था, लेकिन टॉमी की शादी जल्दी ही होने वाली। इसके बाद फ्लिन अपने गिफ्ट शॉप में जाती है जहाँ पे टॉमी के शादी के खिलौने आए हुए थे। तभी उन्हें टॉमी की तरह 2 खिलौने दिखते हैं, तो उनमें से एक खिलौना तोड़ के फेंक दिया जाता है। तो फ्लिन उसे उठा के अपने पास छुपा के रख ले। तभी वहाँ पे बर्टन के लिए किसी कोलंबिया के गेम कंपनी का पार्सल आता है जो देखने में बहुत ही महंगा था, लेकिन वो बिल्कुल फ्री था। फ्लिन उस पार्सल को लेके अपने भाई के पास रात को पहुंचती है, जहाँ पे बर्टन उसे बताता है कि इस कंपनी ने नई टेक्नोलॉजी बनाई है और इसकी बीटा टेस्टिंग के लिए उन्होंने लेवल 100 से ऊपर हर एक गेम प्लेयर को ये पार्सल भेजा है। फ्लिन कहती है कि तुम तो कभी 83 लेवल से ऊपर जा नहीं पाए हो। तो बर्टन उसे कहता है कि जिस आईडी से तुम खेलती हो वो 107 तक चला गया है और मेरी जगह इस गेम को तुम टेस्ट करो और इसके बदौलत हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फ्लिन इसके लिए मान जाती है। यह गेम एक अल्ट्रा रियलिस्टिक सिम वर्ल्ड होता है जिसके खेलने वाले को ऐसा लगता है कि वो असल में ही जिंदगी जी रहा। फ्लिन अब वो हेडसेट लगाती है और 10 तक गिनने के बाद वो इस गेम में पहुंच जाती, जहां उसकी आंख बर्टन की बॉडी में खुलती। बर्टन की गेम आईडी का नाम इजी आइस होता है और इस गेम में भी उसका नाम इजी आइस ही था। ये गेम फ्यूचर के लंदन में चल रहा था, जहाँ पे बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी थी, बहुत सारे रोबोट्स थे और एक आवाज फ्लिन को सुनाई देती है जो उसे लगातार ऑर्डर देती रहती है कि तुम्हें ये काम अब करना है, ये काम अब करना है। थोड़ी देर में फ्लिन को ये पता चल जाता है कि वहाँ की सारी चीजें वो महसूस कर सकती है और अगर कोई पेन भी हुआ तो उसे महसूस होगा। अब वो आवाज फ्लिन को इंस्ट्रक्शन देती है कि तुम्हें बकिंगम पैलेस में जाना है, जहाँ पे कॉकटेल पार्टी चल रही है और ये पार्टी RI नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी रखी हुई है और वहाँ से उसे एक मैरियल नाम की औरत को अपने बातों में फंसा के अपने साथ लेके जाना होता है। फ्लिन ऐसा करने में कामयाब हो जाती है और जैसे ही वो कार में बैठते हैं तो मैरियल उसे किस करने लगती है। तभी फ्लिन उसे एक बोतल का केमिकल चुभो देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। ऐसा करने के लिए उसे उसी आवाज में इंस्ट्रक्शन मिला था। मैरियल के बेहोश होते ही उसका ड्राइवर रोबोट फ्लिन पे हमला कर देता है। फ्लिन किसी तरह से उस रोबोट को ठिकाने लगा देती है और उस गाड़ी को कंट्रोल करने लगती, जिसपे वो वॉइस उसे इंस्ट्रक्शन देती है कि तुम्हें कंट्रोल करने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है। फ्लिन उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती हुई एक डेड एंड तक पहुंचती है, जहां उसकी दीवार बिल्कुल जादुई तरीके से खुल जाती। वहां अंदर उसे एक औरत मिलती है। यहाँ वो औरत फ्लिन से कहती है कि मुझे बस मैरियल चाहिए थी और हम कल फिर दोबारा मिलेंगे। इतना कहते ही फ्लिन गेम से बाहर आ जाती है। बर्टन को फ्लिन बताती है कि ये गेम इतना अच्छा है कि तुम खेलोगे तो सारे लेवल्स तुम खुद ही पार कर जाओगे और मुझे खेलने नहीं दोगे। और वो उठती है लेकिन वो गिर जाती है। उसे अपने बॉडी पे बहुत सारे जगह पे पेन महसूस होता है। उसकी जो फाइट रोबोट से हुई थी उसकी थकावट उसे यहाँ पे भी महसूस हो रही थी। अब इस गेम के इस टास्क
टास्क को पूरा करने के बाद उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं, जिनसे दवाइयां लेने के लिए फ्लिन टाउन में जाती है। वहाँ एक बार में पहुंचने के बाद वो कुछ लोगों से मिलती है जिनके पास उसकी माँ की दवाइयां मिल सकती थी। वो उन्हें पैसे देती है तो वो कहते हैं कि इतने पैसे काफी नहीं है और हम तुम्हें एक डब्बा नहीं दे सकते, तुम्हें बल्क में खरीदना होगा, और वो उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक व्यक्ति आता है जिसका नाम कॉर्नर है। वो अपने दोनों पैरों से विकलांग था। यहाँ कॉर्नर उन आदमियों को इतना डरा देता है कि वो फ्लिन को उसकी दवाई दे देते हैं। अभी आदमी लौट के जब बार में जाते हैं तो वहाँ पे एक व्यक्ति उनका इंतजार कर रहा था जो उनका बॉस था। इसका नाम कॉर्बेल होता है। ये अपने आदमियों की तशरीफें तोड़ देता है क्योंकि इनके आदमियों का डर लोगों में खत्म हो रहा था। इधर कॉर्नर और फ्लिन घर वापस जाने लगते हैं क्योंकि दोनों का घर एक ही तरफ था। फ्लिन घर पहुंचती है और उसे अपना भाई बर्टन दिखाई देता है जिसकी पीठ पे कुछ चमक रहा था और वो काफी दर्द में था। फ्लिन सुबह जब अपने माँ के बाल धो रही होती है तब उसकी माँ से उसे पता चलता है कि बर्टन अपने पेन किलर्स उसे दे रहा है जिसके चलते वो दर्द में रह रहा। यहाँ फ्लिन को ये बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि वो बर्टन पे शक करती थी कि वो अपनी माँ की दवाइयाँ चुरा के खुद खा ले रहा। इसके लिए वो बर्टन से जाके माफी भी मांगती और गेम में एंटर करने के लिए तैयार हो जाती। जैसे ही वो गेम में एंटर करती है उसकी बर्टन वाली बॉडी एक ऑपरेटिंग टेबल पे होश में आती है जहाँ पे वही पिछले दिन वाली लेडी थी। वो कहती है कि इस प्रोसीजर में तुम गेम क्विट नहीं कर सकती हो और यहाँ पे तुम्हारी आंखें निकाल के जो कल लड़की मिली थी उसकी आंखें तुम्हारी आंखों में लगाई जाएगी और ये सब बिना एनेस्थीसिया के किया जाएगा। तुम्हें अपने हार्ट बीट और सांसों को कंट्रोल में रखना है। अभी प्रोसीजर शुरू हो जाता है और फ्लिन को काफी दर्द होता है लेकिन वो उस लेडी की बात मान के सब कुछ कंट्रोल में रखती है और फिर वो बेहोश हो जाती। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक कार में पाती है। सामने उसी लेडी को बैठा हुआ पाती है। वह उसे लेके एक बिल्डिंग में जाती है जहाँ पे उसकी आंख के रेटिना को स्कैन करा के उस बिल्डिंग का गेट ओपन करके अंदर एंटर कर जाता। अब वो फ्लिन को लेके कई फ्लोर होते हुए नीचे आते हैं जहाँ पे एक उल्टा पिरामिड नुमा एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे वो लेडी कहती है कि तुम जाओ और यहाँ पे अपनी आंखें स्कैन करो। और जब वो अपनी आंखें स्कैन करने जाती है तो उसकी आंखों में एक लेजर लाइट आके लगती है जिससे उसे दर्द होता है और वो पीछे हट जाती है। तो वो औरत उसका सिर पकड़ के उस लेजर के सामने दोबारा लेके जाती है जिससे वो स्कैन हो जाता है। तभी एक डोर ओपन होता है और वहां से एक आदमी आ रहा है। तो वो औरत फ्लिन को कहती है कि जाके इस आदमी को मार दो, ये एक किलर है। फ्लिन वैसा ही करने जाती है लेकिन वो आदमी उसे पहले पीटता है और पीटने के बाद उसके हाथों को बांध देता है। जिसपे ये औरत जब उसे मारने के लिए जाती है तो वो अपने जेब में से एक हथियार निकालता है जिससे सुपरसोनिक वेव्स निकलती है और उसके थ्रू वो लेडी भी घायल हो जाती। तभी फ्लिन अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है जिसके चलते उसकी स्किन पूरी निकल जाती है और वो अपने हाथों को देखती है तो वो एक रोबोटिक हाथ था जिसके चलते फ्लिन असल जिंदगी में होश में आने लगती है। लेकिन वो किसी तरह से वापस गेम में जाती है और उस व्यक्ति को मारने लगती है। तभी मौका मिलते ही वो लेडी वहां से भाग जाती है। इधर वो व्यक्ति फ्लिन को मारने ही वाला होता है कि वो असल जिंदगी में जाग जाती है और इतनी पिटाई होने के बाद, ये सब चीज होने के बाद उसे काफी दर्द होता है। वो बर्टन को कहती है कि वो आज के बाद इस गेम को नहीं खेलेगी। अगली सुबह उसकी नींद थकावट के चलते बहुत लेट खुलती है। वो काम पे नहीं गई होती है जिसके चलते उसकी फ्रेंड बिली उससे मिलने घर आ जाती, जहाँ पे वो बिली को सारी बातें बताती है और कहती है कि ये गेम की तरह नहीं लगता, ऐसा लगता है कि मैं उसमें जी रही और अगर यह एक गेम है तो उसमें रोबोटिक हाथ क्या कर रहा था, ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है। ये सारी बातें वो बिली को बताती। इसके बाद वो काम पे जाने लगती है। तभी इसके पास विल्फ का कॉल आता है। विल्फ वही आदमी है जिसे शुरू में दिखाया गया था। ये फ्लिन को जल्दी से गेम में वापस आने के लिए कहता है। वो कहता है कि यहाँ सबको पता चल गया है कि तुम गेम खेल रही हो, तुम्हारा भाई नहीं, और कुछ लोग तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। जिसपे फ्लिन को ये लगता है कि कोई उससे गंदा मजाक कर रहा है। वो फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। तभी हमें एक पुलिस वाले को दिखाते हैं जो 2 गाड़ियों का पीछा कर रहा होता है। तभी उसके सामने दोनों गाड़ियां इनविजिबल हो जाती। ये देख के वो पुलिस वाला अचंभित होकर गाड़ी रोक के खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पीछे से एक बंदूकधारी व्यक्ति आता है और उस पुलिस वाले को रोड के बीच में खड़ा होने के लिए बोलता है। तभी एक इनविजिबल गाड़ी वहाँ आती है और उसे टक्कर मार के मार डालती है और वो दोनों गाड़ियां आगे निकल जाती। फ्लिन रात को अपना काम खत्म करके घर जाने वाली होती है। तभी वहाँ पे सारे डिवाइस ऑन हो जाते हैं और विल का कॉल आता है और वो कहता है कि जल्दी से गेम में वापस साइन इन करो। किसी ने तुम्हारे डार्क वेब पे तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मारने के लिए $9 मिलियन का इनाम रखा है और तुम्हें गेम में जल्दी साइन इन करना होगा। फ्लिन को अब ये सब सच लगने लगता है तो वो जल्दी से बर्टन के पास जाती है जहाँ पे बर्टन अपने आर्मी के दोस्तों के साथ बैठ के मौज मस्ती कर रहा था। वो सारी बातें पहले बर्टन को बताती है जहाँ पे उसे और उसके दोस्तों को लगता है कि फ्लिन मजाक कर रही है और
वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ किसी ने प्रैंक किया है। फिर बर्टन के एक दोस्त के जोड़ देने पे बर्टन अपने ड्रोन्स को सर्विलांस के लिए चारों तरफ फैला देता है, जहाँ पे वो देखता है कि कुछ लोग बहुत ही उन्नत किस्म के हथियार लेके उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और ये एपिसोड वहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 के शुरुआत में हमें वो गेम का फ्यूचर वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ पे एक औरत जिसका नाम चेरिस न्यूलैंड है, जो कि RI कंपनी की हेड होती है, वो अपने आदमी के साथ बात कर रही थी। ये वही आदमी था जिसने पिछले एपिसोड में उस लेडी और फ्लिन पे अटैक किया था। यहाँ उनकी बातों से पता चलता है कि वो लेडी एलिटा वेस्ट थी, वही लड़की जो पहले एपिसोड में विल्फ के साथ बैठ के पार्क बेंच पे बात कर रही थी। चेरिस उस आदमी से कहती है कि बात बहुत आगे बढ़ गई है, अब हमें फ्लिन और उसकी फैमिली को ढूंढ के मार देना चाहिए। तो आदमी उसे बताता है कि मैंने डार्क वेब पे $9 मिलियन की एक सुपारी दे दी है, एलाइट मिलिट्री ग्रुप ने एक्सेप्ट भी कर लिया है और वो अपने काम पे निकल चुके हैं। इधर हमें बर्टन को दिखाते हैं जो अपने ड्रोन की मदद से उन मिलिट्री ग्रुप के व्यक्तियों को देख रहा था जो उन्हें मारने उनकी तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ बर्टन फ्लिन को कहता है कि तुम अपनी माँ को लेके बेसमेंट में चले जाओ और मैं अपने दोस्तों के साथ इन लोगों से लड़ूंगा। इस पे बर्टन का एक दोस्त उस मिलिट्री ग्रुप के ड्रोन को हैक कर लेता है। इसके बाद वो लोग अपने हाथों को आगे करते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये भी फ्यूचर का ही वर्ल्ड है जो हमारे टाइमलाइन से मैच नहीं करता। अब उनके द्वारा आपस में कनेक्ट होने पे जो ड्रोन देख रहा है वो भी इन्हें दिख रहा है, जो ये देख रहे हैं वो सबको दिखेगा। अब एक एक करके बर्टन के सारे दोस्त मिलके सबको ठिकाने लगाने लगते हैं। फिर भी एक मिलिट्री वाला किसी तरह से बर्टन के घर में घुस जाता है और वो फ्लिन को मारने ही वाला होता है, तभी एक हेडशॉट उसको आके लगता है जो बर्टन ने लगाया था। फ्लिन बाहर आके देखती है तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बर्टन को लगता है कि अभी भी कुछ गलत है। फिर वो चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन आदमियों में से 2 व्यक्ति अभी भी गायब हैं। तभी वो दोनों व्यक्ति उन पे अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। अब इनके बुलेट्स भी खत्म होने वाले थे, तभी वहाँ पे कॉर्नर आ जाता है और वो सब मिलके उन दोनों को धराशायी कर देते हैं। इधर विल्फ एक सपना देख रहा होता है जिसमें वो एलिटा से मिलता है और वो एलिटा से रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई कुछ इंफॉर्मेशन मांगता है, जिससे हमें पता चलता है कि एलिटा पहले उसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करती थी, जिसपे वो हिचकिचा जाती है। और इतना देखते ही विल्फ जाग जाता है। इसे पता चलता है कि वो अपने पास्ट के कुछ सपने देख रहा था। जागते ही वो देखता है कि उसके पास लेव का कॉल आ रहा था। लेव उसका बॉस है। कॉल उठाने पे लेव मिल्फ से कहता है कि उसने फ्लिन के लिए एक पेरिफेरल बनाया है और वो जल्दी से फ्लिन को गेम में लेके आए। अब ये पेरिफेरल क्या है जिसपे ये पूरा का पूरा सीरीज टिका हुआ है, ये हमें आगे पता चलेगा। लेव कहता है कि विल्फ तुम्हें फ्लिन की मदद से एलिटा को ढूंढ निकालना है, और इतना कह के वो फोन कट कर देता है। यहाँ लेव की पार्टनर ऐश बोलती है कि विल्फ इस काम के लिए अच्छा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इस काम के लिए तुम्हें एक वायलेंट व्यक्ति की जरूरत। जिस पे लेव कहता है कि तुम नहीं जानती हो, विल्फ बहुत ही वायलेंट व्यक्ति और सीधा साधा दिखता है। इधर फ्लिन को विल्फ की बातों पे विश्वास हो गया था और वो उस गेम को खेलने के लिए वो डिवाइस अपने सिर पे लगाती है, और यहाँ गेम में उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को अपने ही अवतार में पाती है। उसके सामने विल्फ खड़ा था। यहाँ विल्फ उसे बताता है कि ये कोई गेम नहीं है। जैसे ही तुम वो सिमुलेशन डिवाइस पहनती हो, तुम्हारी स्मृति यानी कॉन्शियसनेस 2100 के रोबोट में ट्रांसफर हो जाती है। पहले ये रोबोट तुम्हारे भाई की तरह था, लेकिन उसके मरने के बाद जैसे ही हमें पता चला कि ये तुम यूज कर रही थी, हमने तुम्हारे तरह का दिखने वाला एक रोबोट बना दिया है। इस रोबोट को हम लोग पेरिफेरल कहते हैं। फ्लिन को इन बातों पे भरोसा नहीं होता है। तब विल्फ उसे बताता है कि ये क्वांटम टनलिंग के थ्रू पॉसिबल है, और वो फ्लिन को बाहर लेके आता है, जहाँ पे फ्लिन 2099 के एंड यानी 2100 के स्टार्टिंग का लंदन शहर देखती है। विल्फ फ्लिन को यकीन दिलाने के लिए एक पेपर दिखाता है जिसमें उसके माँ की मौत की खबर छपी होती है, और वो बताता है कि तुम्हारे टाइम लाइन में आज से 4 हफ्तों के बाद तुम्हारी माँ मर जाएगी। फ्लिन की माँ को ग्लियोमा, एक तरह का ब्रेन ट्यूमर होता है, जिसका इलाज उसके टाइमलाइन में नहीं था। विल्फ यहाँ कहता है कि इसका इलाज मैं करने की कोशिश करूंगा और मैं दवाइयाँ तुम्हारे पास भिजवा दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एलिटा को ढूंढ के मेरे पास लाना होगा। और वो दवाई उसने उसके टाइमलाइन में फार्मा जोन के पास पहुंचा दिया है। इसके बाद फ्लिन अपने टाइमलाइन में वापस आ जाती है और इस बात की सच्चाई पता करने के लिए वो फार्मा जोन में जाती है, जहाँ उसे वो दवाई मिल जाती है। वो उस दवाई को लेके आके अपनी माँ के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या माँ तुम मरने वाली हो, जिसपे उसकी माँ बताती है कि मैं तुम लोगों को दुख नहीं देना चाहती थी, इसके चलते मैंने ये सारी बातें छुपा ली। चूंकि जो दवाई फ्लिन लाई होती है वो एक्सपेरिमेंटल था, तो वो अपने माँ से इजाजत मांगती है और वो इंजेक्शन अपनी माँ को लगा देती। अगले दिन बर्टन फ्लिन से पूछता है कि जब वो गेम में वापस गई थी तो उसके साथ क्या हुआ था। इस पे वो बर्टन को सारी बातें बताती है और कहती है कि मैं 70 साल आगे गई थी, जहाँ से हमें पता चलता है
कि ये टाइमलाइन 2032 का है। वो बताती है कि वहाँ पे मुझे माँ की दवाइयाँ मिली और वो दवाई मैंने माँ को दे भी दी है, जिसमें बर्टन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि ये तुम मुझे कब बताने वाली और इससे मेरी माँ को कुछ हो गया तो, और गुस्से में बर्टन वहाँ से चला जाता है। तब फ्लिन उस डिवाइस को लगा के फिर से एंटर करती है और 2100 के समय में जागती है, जहाँ पे वो विल्फ के साथ बैठी थी और यहाँ पे एक मीटिंग होती है जिसमें लेव और उसकी गर्लफ्रेंड ऐश भी शामिल होती। यहाँ पे फ्लिन के सवालों का जवाब वो देते हैं कि जब तुम इस शरीर में नहीं होती हो तो ये रोबोट बिल्कुल आराम की स्थिति में रहता है, और वो बताते हैं कि एलिटा उसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करती थी और उसी के थ्रू हमें तुम्हारा एक्सेस मिला है, और अगर वो अभी गायब है तो हमें तुम्हारी बॉडी का एक्सेस होने का डर है। तभी फ्लिन के अंदर कुछ उत्सुकता जागती है और वो पूछती है कि मेरा क्या होता है, क्या मैं शादी करती हूँ, क्या मेरे बच्चे होते हैं या मैं मर जाती हूँ। जिसपे विल्फ कहता है कि हमारे पास एक पॉइंट तक की जानकारी है, उसके आगे की जानकारी हमारे पास नहीं है। तभी वहाँ पे खड़ा एक व्यक्ति बताता है कि जो दवाइयाँ तुमने अपनी माँ को दिया है उसकी प्रोबेबिलिटी 50% है, यानी 50% ही असर करेगी, और अगर वो असर कर गई तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फ्लिन को इनकी बातों पे जरा सा भी भरोसा नहीं हो रहा था, तो वो कहती है कि पहले तुम मेरी माँ को बचाओ, अगर मेरी माँ बच गई तो मैं तुम लोगों के लिए एलियट को ढूंढ दूंगी। इतना कह के वो अपने रियल टाइमलाइन में वापस आ जाती है। वहीं रियल टाइमलाइन में टॉमी जब गश्त पे जा रहा होता है तभी उसे एक हवा में कॉफी मग लटका हुआ दिखता है, जहाँ जांच करने पे उसे वो इनविजिबल कार मिल जाती है। अब वो उन कार को खोल के उनके अंदर निरीक्षण करता है तो उसे एक बुलेट मिलता है, और यहाँ से सबसे नजदीक घर फ्लिन और बर्टन का था, तो वो उनसे बात करने के लिए वहाँ पहुंच जाता है और बर्टन को वो बुलेट दिखाता है। बर्टन टॉमी को बताता है कि ये बुलेट वॉर में यूज करते हैं। उसके बाद टॉमी वहाँ पे बर्टन के सारे दोस्तों के ट्रक्स देखता है, तो वो कहता है कि तुम्हारे सारे दोस्त यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो बर्टन बोलता है कि हमारे दोस्त और हम लोग मिलके यहाँ पे ड्रोन रेसिंग खेल रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे। जिसपे टॉमी को कुछ सुराग नहीं मिलने के चलते वो कहता है मुझे बहुत काम है, और वो वहाँ से निकल जाता है। तभी फ्लिन बर्टन से मिलने वहाँ आ जाती। फ्लिन उसे कहती है कि वो लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं और वो हमें पैसे भेजेंगे, और ये पैसे $2.5 लाख हैं। बर्टन को विश्वास नहीं होता, लेकिन वो पैसे उसका दोस्त एक लॉटरी में जीत जाता है, तो बर्टन को ये भरोसा होने लगता है, यानी उन्होंने ये पैसे इस टाइमलाइन में लॉटरी के थ्रू भेजा है। बर्टन अब कॉर्नर से मिलने जाता है ताकि वो कॉर्नर को भी इन सब चीजों में शामिल कर सके। जहाँ पे कॉर्नर सो रहा होता है, अचानक कॉर्नर जागता है और उस पे बंदूक तान देता है। फिर वो उससे बात करता है और बताता है कि जब मैं तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा था तो उस आदमी ने मुझे छोड़ दिया था क्योंकि मैं अपंग हूँ, लेकिन मैंने उनको नहीं छोड़ा। कॉर्नर कहता है कि जो मुझे रहम दिखाता है मुझे उस पर गुस्सा आ जाता है। तब बर्टन उसे कहता है कि फ्लिन एक डिवाइस के जरिए 70 साल आगे के लंदन में जाती है, वहाँ के लोगों ने हमारे ऊपर $9 मिलियन का इनाम रख रखा है, तो क्या तुम मेरी टीम में शामिल होगे, हमें बचाने की कोशिश करोगे, और अगर हाँ है तो तुम कल सुबह हमारे कैंप में आ जाना, लेकिन तुम्हें नशे से दूर रहना पड़ेगा। ये बातें सुनते हुए कॉर्नर एक बोतल तो गटक ही चुका था और वो बेहोश हो जाता है। तो बर्टन को लगता है कि उसे सुबह तक बातें याद ही नहीं रहेंगी, तो वो एक पेपर पे ये सारी बातें लिख के उसके पास छोड़ के चला जाता है। इधर हम कॉर्बेल को देखते हैं जो अपने डिवाइस का यूज करके एक पेरिफेरल में आता है और एक बार में एक लड़की से मिलने जाता है। वो उसके साथ एंजॉयमेंट करना चाहता था, तभी डैनियल वहां आ जाता है। डैनियल वही व्यक्ति है जो पहले एपिसोड में बर्टन के अवतार को मार के चेल्सी न्यूलैंड से बात कर रहा था। अचानक डैनियल को अपने गेमिंग लाइफ में आया हुआ देख के कॉर्बेल भौचक्का हो जाता है। वो कहता है कि तुम इस गेम में कैसे आ गए हो। तो डैनियल कहता है कि वो बातें छोड़ो, मुझे तुम्हें एक ऑफर देने के लिए भेजा गया है, तुम्हें 2 लोगों को खत्म करना है और दोनों लोगों को खत्म करने के लिए तुम्हें $10 मिलियन मिलेंगे और एडवांस के तौर पे तुम्हें 25% अमाउंट पहले मिलेगा। तो कॉर्बेल उनसे वो नाम पूछता है जिसपे वो फ्लिन और बर्टन का नाम लेता है। अब कॉर्बेल को ये बातें अजीब लगती हैं तो वो अपने गेम से बाहर निकल जाता है। अब इधर फ्लिन भी अपने उधेर बुन में थी तो वो लैपटॉप खोल के इंटरनेट पे उस गेमिंग कंपनी के बारे में सर्च करती है जिसपे उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो विल्फ का नाम सर्च करती है, उस पे भी उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो एलिटा का नाम सर्च करती है। एलिटा वेस्ट का नाम सर्च करते ही उसके हाथ माउस से एकदम जकड़ जाते हैं जैसे उसे किसी ने पकड़ लिया हो। इस बात से फ्लिन बहुत ही हैरान हो जाती है। तभी उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। फ्लिन को लगता है कि ऐसे ही हो गया होगा गेम में ज्यादा जाने के चलते। इधर कॉर्बेल को दिखाते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सो रहा होता है। तभी उसकी आंखें खुलती है और उसके फोन पे $2.5 मिलियन मिलने का नोटिफिकेशन आता है। अब कॉर्बेल को भी वो बात सच लगने लगती है कि वो गेम में कोई सच में उसे मैसेज देने आया था। इधर फ्लिन रात को सो रही होती है, तभी उसे अपने घर में किसी की आहट सुनाई देती है तो वो नींद से जाग जाती है और नीचे जाके देखती है तो उसकी माँ फ्रिज से कुछ खोज रही है और वो अपनी बेटी से कहती है कि मुझे भूख लगी थी तो मैं खाना खा रही। अब ब्रेन ट्यूमर से उसकी माँ की आंखें
जा चुकी होती हैं, लेकिन इस दवाई के बाद आज उसकी माँ को दिखना फिर से शुरू हो जाता है। तभी बर्टन भी वहां पहुंच जाता है। उसे लगता है कि कोई चोर आया है। वो अपनी माँ को देखता है और माँ की आंखों की रोशनी आने के चलते फ्लिन और बर्टन दोनों खुश होते हैं और बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ ये दूसरा एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे हमें क्वांटम टनलिंग के थ्रू एक समय से दूसरे समय में जाने की चीजें दिखाई जाती हैं जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे कोई व्यक्ति वहां पे जंप करके नहीं जा रहा, जबकि वो लोग कनेक्ट हो जा रहे हैं और वहां कनेक्शन के लिए एक पेरिफेरल बनाए गए हैं जो कि रोबोट्स हैं। अब इन बिटवीन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा घटित हुआ है जिसको वो चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आप याद कीजिए कि एलिटा कह रही थी कि मुझे दुनिया को बचाना है और मैं इस दुनिया की बात नहीं कर रही। अब बहुत सारे सवाल छोड़ के जा रही है। अब इसका जवाब जो है वो आगे आने वाले एपिसोड में मिलेगा। तो इस चैनल के साथ बने रहें और आगे के एपिसोड्स का इंतजार करें। धन्यवाद।